Hello bachcho, let's read out the questions. Question says, if each diode has forward bias resistance of 25 ohms in the below circuit, which of the following option is correct? So यहाँ पर आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं कि D1, D2, D3 इस तरीके से तीन डायोड है, वो सीरीज में कनेक्टेड है टू द रेजिस्टेंस ऑफ 125 ohms each throughout the potential of 5 volt with 25 ohm. So हम बोल रहे हैं कि यदि फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ डायोड वो 25 ohms के इक्वल हो, सो हम बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो ऑप्शन में देखने में पता चलता है कि यहाँ पर करंट का रेशियो निकाला गया है। तो चलिए फिर देखते हैं हम यहाँ पर सोल्यूशन से। बट बिफोर इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। यदि मैं यहाँ पर बात कर लूँ एक डायोड की, सो डायोड के बेसिकली दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। अगर एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाए बैटरी के और कैथोड को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाए बैटरी के, सो उस टाइम में द डायोड विल वर्क इन फॉरवर्ड बायस। उस तरीके से यदि मैंने यहाँ पर एक डायोड लिया, उसके दो टर्मिनल्स ले लिए एनोड एंड कैथोड, एनोड को निगेटिव से जोड़ दिया और कैथोड को पॉजिटिव से जोड़ दिया, सो उस टाइम पर डायोड वर्क करता है रिवर्स बायस में। सो बस इन्हीं कंसेप्ट्स का हमें यहाँ पर यूज करना है ना। तो सेकंड हम कंसेप्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट का, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। So this must be equals to 1/R1 plus me 1/R2 plus me, it will be up to that dash। और सबसे पहले तो जितने भी डायोड्स हैं उनको यहाँ पर देखिए। तो देखिए ये 5 वोल्ट बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये निगेटिव। सो देखिए ये पॉजिटिव आ रहा है D1 के एनोड पर और ये निगेटिव आ रहा है D1 के कैथोड पर, यानी कि D1 फॉरवर्ड बायस में हो गया। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं कि D1 इज इन फॉरवर्ड बायस, जिसको हम FB इस तरीके से लिखते हैं। बट यहाँ पर यदि मैं D2 को देखूँ, सो यहाँ पर ये पॉजिटिव जुड़ा हुआ है यानी नेगेटिव। सो D2 क्या हो गया, रिवर्स बायस में हो गया अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट। सो D2 हो जाएगा रिवर्स बायस्ड में। इस तरीके से जो D3 है यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, यानी कि फॉरवर्ड बायस। सो D3 आ गया फॉरवर्ड बायस में। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो मिडल वाली ब्रांच है, चूंकि ये रिवर्स बायस में है, तो ये यहाँ से तो निगलेक्ट हो जाएंगी। दैट मीन्स देयर विल फ्लो ऑफ करंट। सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो करंट I3 है, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है। सो इसमें से ये ब्रांच निगलेक्ट हो गई। अब बची क्या, सिर्फ ऊपर की ये वाली ब्रांच और ये नीचे वाली ब्रांच जो कि इसके साथ कनेक्टेड है। सो देखिए फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस हमें कितना दे रखा था, 25। ठीक है, और इसकी भी 25। सो ये 25 ये 125 के साथ सीरीज में कनेक्टेड हो जाएंगे। सो इसके लिए हमें जो तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना होगा। सो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो सीरीज में कनेक्टेड रेजिस्टेंस है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 25 प्लस में 125, दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 150 ohms। ये अपर ब्रांच के लिए है, सो हम मान लेते हैं RS1। फिर इस तरीके से लोअर ब्रांच के लिए RS2 हो जाएगा। 25 प्लस में 125 इज इक्वल्स टू 150। अच्छा ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं और सीरीज रेजिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस में R2। अब हम यदि देखें तो ये जो RS1 है, ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन और ये नीचे वाला कॉम्बिनेशन ये एक दूसरे के पैरेलल में जुड़ जाएगा। सो इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा उसको हम मान लेते हैं 1/R के बराबर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/RS1 प्लस में 1/RS2। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/150 प्लस में 1/150 विच कम्स 2/150, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी निकल के आ गई, R इज इक्वल्स टू 75 ओहम्स की। सो अब चूंकि हमें करंट का रेशियो निकालना है, सो उसके लिए हम करंट फाइंड करते हैं I1। सो लेट्स फाइंड आउट द करंट I1 फर्स्ट।
सो जो टोटल रेजिस्टेंस होंगी आर टी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, अब ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये इस 25 रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में जुड़ जाएगा। सो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितनी हो जाएंगी, 25 प्लस में 75 इज इक्वल्स टू 100 ओहम्स। सो ये हो गई हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस। सो बाय यूजिंग द ओहम्स लॉ, करंट I1 दिस मस्ट टू बी डिवाइडेड बाय R of t. So this is equals to voltage कितना है 5 volt divided by total resistance है 100, so it will comes 0.05 ampere। उस तरीके से हम जो करंट I2 है उसका मान निकाल सकते हैं। I2 कहाँ से फ्लो रहा है, देखिए यहाँ से फ्लो रहा है। सो बाय यूजिंग द किरचॉफ्स करंट लॉ, बाय यूजिंग KCL that we say as Kirchhoff's current law, यदि मैं इस जंक्शन पर किरचॉफ्स करंट लॉ लगाओ तो देखिए I3 ये इनपुट करंट है, I4 भी इनपुट करंट है, और जो I1 है वो लीविंग करंट है। सो समेशन ऑफ करंट एट दैट जंक्शन, दिस विल बिकम इक्वल्स टू 0। दिस विल गिव अस कि जो करंट I1 होगा इट इज नथिंग बट एन एडिशन ऑफ करंट I4 प्लस में I2 प्लस में I3। अब चूंकि I3 करंट ये तो 0 हो गया था, तो यहाँ से I1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I4 प्लस में I2। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो रेजिस्टेंस R1 और R2 ये सेम ही है। सो यदि रेजिस्टेंस सेम हो सो उनमें से फ्लो होने वाला करंट भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसीलिए I2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I4। अब I2 का मान हमने यहाँ पर निकाला था 0.05 एम्पियर के इक्वल। सो जो I4 है वो भी कितना आ जाएगा, 0.05 एम्पियर्स। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करें, सो I1 वुड बी इक्वल्स टू I2 प्लस में I2 यानी कि 2I2। सो I1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2I2। अब यदि मैं करंट का रेशियो निकालूं सो मुझे I2 इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, I1 बाय 2 के इक्वल। सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0.05 बाय 2 वुड कम्स 0.025 एम्पियर। सो इसी कारण से I4 भी कितना आ जाएगा, 0.025 एम्पियर के इक्वल। सो इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग यदि हम ऑप्शन चेक करें सो देखिए I3 बाय I4 ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया क्योंकि I3 0 है। देन I2 बाय I3 ये भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि I3 0 है। अब I1 बाय I2 लेते हैं हम। सो यदि मैं यहाँ से I2 को उस जानिब ले जाऊं सो मुझे रेशियो मिल जाएगा I1 बाय I2 का। सो I1 बाय I2 दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 2। देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस फंक्शन ऑफ डायोड से। सो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन I1 by I2 is equals to 1 ये भी इनकरेक्ट हो गया and that is why option D is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.